अक्सर कहा जाता है कि इस दुनिया में इंसान के दिमाग से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। हालांकि कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अपने दिमाग का दुरुपयोग करते हैं, न तो खुद अच्छा जीवन जीते हैं और न ही दूसरों को जीने देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक खतरनाक इंसानी दिमाग के बारे में है। इस कहानी में क्या हुआ, क्या किया गया, ये जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कहानी को पूरी तरह से समझिए। मार्च 2018 में दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक खाली प्लॉट पर एक 13 साल की लड़की के शव को बरामद किया गया। प्लॉट के मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को लिया और अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने लड़की की पहचान की और उसके माता पिता का पता लगाया। उसके पिता की पहचान सुदेश के रूप में और माता की पहचान अनुपमा के रूप में की गई। लड़की की हत्या एक भारी वस्तु से की गई थी, जिसने उसके सिर पर घातक चोटें पहुंचाई थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को लड़की के पिता पर शक होने लगा। आखिरकार उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने बाद में सुदेश को जेल भेज दिया और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। फिर यह सामने आया कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि वो गलत राह पर जा रही है और गलत लोगों के साथ संबंध बना रही है। 2019 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। फिर 2020 में कोविड-19 की महामारी आई। महामारी के कारण जेलें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली हो गईं और कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा हो गई। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी जेल की क्षमता 10,000 थी तो वो 14,000 कैदियों को रख रही थी। अदालत ने चिंता जताई कि ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक दूरी कैसे बनाई जाए। फिर ये निर्णय लिया गया कि जिन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है, उन्हें भीड़ भाड़ कम करने के लिए बाहर भेजा जाएगा। एक लिस्ट तैयार की गई उन लोगों की जो पैरोल के लिए पात्र थे और सुदेश का नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया गया। हालांकि सुदेश ने अपनी बेटी की हत्या की थी, फिर भी अदालत ने उसे पैरोल पर रिहा करने का फैसला लिया था। वजह यह थी कि सुदेश आदतन अपराधी नहीं था। यह उसका पहला अपराध था और यह संदेह में किया गया था। पुलिस ने यह भी नोट किया कि उसके पास हिंसा या हत्या का कोई और बैकग्राउंड नहीं था। इस आधार पर यह तय किया गया कि हत्या प्री प्लान नहीं थी और उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जब सुदेश जेल में था तो उसने अपनी कहानी कैदी दोस्तों के साथ साझा की। हालांकि और कैदियों ने उसे चेतावनी दी कि क्योंकि उसने हत्या की है, वो आखिर में इसके परिणाम भुगतेगा। उन्होंने उसे सावधान किया कि भले ही वो पैरोल पर बाहर है, उसे वापस जेल भेजा जा सकता है या यहां तक कि फांसी जैसी कठोर सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। यह सुनकर सुदेश बहुत परेशान हो गया और डर गया कि कहीं वो अपना पूरा जीवन जेल में न बिताए। लेकिन सुदेश के लिए कोविड-19 एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसने उसे अस्थायी रूप से जेल से बाहर कर दिया था। साल 2020 गुजर गया और 2021 तक जिन लोगों को पैरोल पर रिहा किया गया था, वो अपनी पैरोल अवधि खत्म होने पर जेल वापस लौटने लगे। जब सुदेश को यह विचार सताने लगा कि वो जेल वापस जाएगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उसे लगा कि वो इस मुसीबत से नहीं बच सकता। ये चिंता उसके दिमाग पर बोझ बन गई। फिर 30 नवंबर 2022 को एक खाली प्लॉट पर एक जले हुए शव को पाया गया। शव इतना बुरी तरह से जल गया था कि पहचान करना असंभव था। लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जो वहां पहुंची और अपनी जांच शुरू की। अवशेषों की जांच के दौरान पुलिस को शव की कमीज की जेब में एक आईडी कार्ड मिला। उस आईडी कार्ड की मदद से पुलिस ने शव की पहचान की। आगे की जांच में पुलिस ने आईडी कार्ड से उसके घर का पता लगाया और उस घर पर पहुंची। वहां एक महिला ने दरवाजा खोला और जब पुलिस ने पूछा कि क्या ये सुदेश का घर है, तो महिला ने पुष्टि की कि वो उसका पति है। पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें एक शव मिला है और उसे शव की पहचान के लिए उनके साथ आना होगा। जब पुलिस अनुपमा को शव को देखने के लिए अस्पताल ले गई, तो शव का चेहरा इतना बुरी तरह से जल गया था कि उसकी पहचान करना असंभव था। हालांकि जब अनुपमा ने शव पर पहने कपड़े देखे, तो वो आंसुओं में बह गई और महसूस किया कि ये शव उसके पति सुदेश का है। पुलिस ने सुदेश का शव अनुपमा को सौंप दिया। परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी रखी। अब सुदेश की मौत हो गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जिस इलाके में सुदेश का शव मिला था, वहां की पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने पाया कि सुदेश अपनी बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था
और उसकी हत्या के लिए जेल में था। पुलिस ने जेल को सूचित किया कि उनका कैदी सुदेश मृत है और उसका मामला प्रभावी ढंग से बंद है। हालांकि यह भी नोट किया गया कि सुदेश की पूरी सजा पूरी होने से पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस जेल में बंद सुदेश के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तभी पुलिस थाने में एक खबरी से एक फोन कॉल आया। खबरी ने पुलिस को बताया कि जिस शव को आप सुदेश का मानते हैं वो उसका नहीं है, ये किसी और का है। शुरू में पुलिस सोच में पड़ गई थी क्योंकि सुदेश की पत्नी ने शव की पहचान की थी और उसके पास उसका आईडी कार्ड भी मिला था। लेकिन यह खबरी पुलिस के लिए लंबे समय से भरोसेमंद आदमी रहा था, इसीलिए उन्होंने उसके दावे पर विचार करने का फैसला लिया। पुलिस ने जांच फिर से शुरू की। उन्होंने सुदेश के घर और शव मिले इलाके के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में उन्होंने देखा कि रात के लगभग 2 बजे कोई आदमी साइकिल पर सुदेश के घर से एक गठरी ले जा रहा था। फुटेज धुंधला था, जिससे व्यक्ति या उसके द्वारा ले जाई जा रही वस्तु की पहचान करना मुश्किल था। यह सब साबित करता है कि रात में कोई सुदेश के घर से बाहर निकला था, लेकिन यह साफ नहीं था कि वो सुदेश था या कोई और व्यक्ति। पुलिस ने सुदेश के कॉल रिकॉर्ड भी जांचे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस को करावल नगर में एक मजदूर के लापता होने के मामले के बारे में पता चला, जिसे बिहार से 19 नवंबर को लापता होने की सूचना दी गई थी। उसके परिवार ने करावल नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने लापता व्यक्ति का फोटो अलग अलग पुलिस थानों, जिनमें सुदेश के मामले को देख रही गाजियाबाद पुलिस भी शामिल थी, उनको भी भेजा। गाजियाबाद पुलिस को पता चला कि सुदेश के शव मिलने से 2 दिन पहले 20 नवंबर को उसके घर की छत की मरम्मत की जा रही थी। इसके लिए सुदेश ने 2 मजदूर को काम पर रखा था। इसके आगे पुलिस के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। खबरी के संकेत के बाद पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर सुदेश अभी भी जिंदा है तो वो आखिर में अपने घर लौटेगा। इस धारणा पर काम करते हुए उन्होंने एक टीम बनाई और अधिकारियों को सुदेश के घर के आसपास की निगरानी करने का ऑर्डर दिया। पुलिस को साधारण कपड़े पहनने और इलाके की निगरानी करते समय वर्दी न पहनने को कहा गया। टीम ने कई दिनों तक आसपास की निगरानी की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को सुदेश के घर में दाखिल होते देखा। पुलिस ने उसका पीछा किया और अंदर जाकर उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन लाया तो पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुदेश खुद था। पुलिस हिरासत में उन्होंने सुदेश से पूछताछ की और आखिर उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। जब सुदेश तिहाड़ जेल में कैद था तो दूसरे कैदी अक्सर उसे चिढ़ाते और कहते कि उसने एक 13 साल की लड़की, अपनी बेटी की हत्या करके एक भयानक अपराध किया है। तुम्हें जीवन भर की कैद मिल सकती है और अगर नहीं तो कम से कम 30 से 40 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। ये सुनकर सुदेश घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपना बाकी जीवन जेल में बिता सकता है। समय के साथ उसका डर और निराशा बढ़ती गई। वो सोचने लगा कि जेल जाने से कैसे बचा जा सकता है, जिसने आखिर उसे अपनी सजा से बचने के लिए मुश्किल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्या वो खुद को मार दे और खुद की मौत को झूठा साबित करे? मृत लोगों को जेल में सजा नहीं दी जाती और किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। इस तरह वो जेल जाने से बच सकता है और बिना किसी प्रतिबंध के अपना जीवन जी सकता है। वो सोचने लगा कि अपनी मौत कैसे साबित करे और उसे महसूस हुआ कि इसके लिए उसे एक शव की जरूरत होगी। लेकिन वो कहां ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जो उसके बिल्कुल समान दिखता हो। उसने कई दिन ऐसे आदमी की तलाश में बिताए जो शारीरिक कदकाठी में उसके जैसा हो। उसे ये भी चिंता थी कि क्या ऐसा आदमी उसकी बात मानेगा। फिर उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो गरीब हो, जिसके पास कोई परिवार न हो, जिस पर पुलिस ज्यादा ध्यान न दे। इस विचार के साथ उसने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की और आखिर में उसकी खोज करवाल नगर तक पहुंची, जहां उसे 2 मजदूर मिले। उनमें से एक सुदेश के बिल्कुल समान दिखता था। उसने उनसे कहा कि उसे उसके घर की छत पर कुछ काम करवाना है, क्या वो दोनों आ सकते हैं? दोनों मजदूर मान जाते हैं। एक मिस्त्री था और दूसरा उसका असिस्टेंट बिहार से था। काम पूरा होने के बाद उस शाम सुदेश ने मिस्त्री को जाने के लिए कहा, लेकिन असिस्टेंट को रुकने को कहा। उसने असिस्टेंट से कहा, आज मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। यह सुनकर असिस्टेंट खुश हो गया क्योंकि उसे आज पीने का मौका मिलेगा। सुदेश ने कुछ कपड़े निकाले और कहा कि जो कपड़े तुम पहने हुए हो वो गंदे हैं और अगर तुम मेरे घर में काम करने आ रहे हो तो तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। असिस्टेंट, जो सुदेश की शैतानी इरादे से अनजान था,
खुशी खुशी कपड़े लेकर घर चला गया। अगली सुबह असिस्टेंट मिस्त्री के साथ सुदेश के घर लौटा और बाकी की छत का काम पूरा किया। शाम होने लगी और मिस्त्री जाने के लिए तैयार हुआ। सुदेश ने मिस्त्री को जाने दिया, लेकिन असिस्टेंट को फिर से रुकने को कहा। फिर उसने असिस्टेंट को छत पर ले जाकर शराब पिलाई। सुदेश ने बहुत कम पिया, लेकिन असिस्टेंट को पूरी तरह से बेहोश होने तक शराब पिलाई। उसके बाद वो छत के कमरे में गया और एक लकड़ी के पलंग का एक लकड़ा लाया। फिर उसने उस लकड़े से मजदूर के सिर पर जोर से वार करना शुरू किया। मजदूर के सिर से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। आखिर में वो मर गया। इस बीच सुदेश की पत्नी नीचे अनाज पीस रही थी। जब उसने हलचल की आवाज सुनी तो ऊपर आई। सुदेश ने उससे कहा कि चिंता मत करो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसने आगे कहा कि अब दुनिया के सामने सुदेश मर चुका है, क्योंकि ये मजदूर बस मजदूर नहीं है, वो सुदेश बन चुका है। अगर सुदेश मर चुका है तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। इस तरह मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुदेश देर रात तक इंतजार करता रहा, ये पक्का करते हुए कि सभी सो चुके हैं। फिर साइकिल लेकर मजदूर के शव को लपेटा और उसे एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। सुदेश कुछ न्यूज़पेपर लाया और उन्हें शव के चेहरे पर रखकर आग लगा दी ताकि कोई उसे पहचानने ना पाए। उसने अपना आईडी कार्ड मृत व्यक्ति की जेब में रख दिया। जब वो घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैंने सब कुछ इस तरह कर दिया है कि सब सुदेश जैसा लगे। अगर पुलिस आकर उसके के बारे में पूछे तो तुम्हें कहना होगा कि वो सुदेश है। तुम्हें शव की पहचान सुदेश के रूप में करनी होगी और उसका अंतिम संस्कार भी करना होगा। इस तरह मुझे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाएगा और कोई मुझे जेल नहीं ले जा सकेगा। पत्नी ने उसके निर्देशों का पालन किया। जब पुलिस आई तो उसने शव की पहचान अपने पति के रूप में की और रोने लगी। उसने उसका अंतिम संस्कार भी किया। हालांकि एक खबरी को पता चल गया, क्योंकि किसी ने सुदेश को रात में चुपचाप घूमते हुए देखा था। शव मिलने के बाद के दिनों में वो देर रात बाहर निकलता और चुपके से वापस आ जाता। ये सब खबरी को पता चल गया, जिसने फिर पुलिस को बता दिया। पुलिस को सुदेश पर शक होने लगा। उसका मात्र 2 दिन बाद घर लौटना उसकी असली हकीकत का खुलासा करता था। अगर वो 2-3 महीने तक नहीं लौटता तो शायद पुलिस कभी नहीं जान पाती कि सुदेश जिंदा है। इस कहानी का मोड़ इस तथ्य में निहित है कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी और इसके पीछे उसका एक कारण था। कानूनी दृष्टिकोण से उसका कोई पूर्व आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए अगर उसे कारावास की सजा दी जाती तो वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल ही काटता। कुछ लोगों का मानना था कि अगर वो एक अच्छा वकील रखता तो उसे हल्की सजा मिल सकती थी और जल्दी रिहा किया जा सकता था। हालांकि दंड से बचने के लिए जिस तरह से उसने एक इतना भयानक अपराध किया, एक व्यक्ति की हत्या करना, शव को जलाना और अपनी पत्नी को भी शामिल करना, यह सुनिश्चित करता है कि वो न्याय से कभी नहीं बच सकेगा। अब यह साफ था कि अगर वो जेल जाता है तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। सजा से बचने की कोशिश में उसने एक और भी बड़ा अपराध किया, जो अब उसे पूरे जीवन के लिए जेल में बिताने के लिए मजबूर कर देगा। इस तरह डबल मर्डर केस यहीं खत्म होता है। अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।